गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो है चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है विभिन्न सोपान दिए हुए हैं, वो बहुत इजी है इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ। सीधा हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं या गुण, कि भारत में जो चुनाव की पद्धतियां प्रचलित है, निर्वाचन की जो पद्धतियां प्रचलित है, उसके गुण एवं विशेषताएं क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सब बुक जो है अपना देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करते साथ ही साथ चलूंगा। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। हालांकि 9th क्लास के बच्चे जो है एक तो वीडियो नहीं देखते हैं, दूसरा कि कोई भी बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं। यदि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखनी है तो आपके डाउट्स आने जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स को जो है क्लियर नहीं करेंगे आपको उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक है, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं या गुण। तो पहला है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो भारत में 21 वर्ष की आयु थी उसे घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है, अर्थात 18 वर्ष के सभी वयस्क नागरिक जो है मतदान कर सकते हैं। आरक्षण की व्यवस्था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आरक्षण भारत में क्या है। जाति वर्ग है, उसमें कुछ जातियों को जो है बहुत पिछड़े वर्ग होने की वजह से या बहुत पीछे होने की वजह से जो है जातियों को जो है 4 टाइप के वर्गों में बांटा गया है, जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी। ठीक है, तो आरक्षण की व्यवस्था की जाती है कि सभी जो वर्ग हैं उसको शासन में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, इसलिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। 1950 तक जो है भारत में सांप्रदायिक चुनाव होते थे। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता था, जिसे समाप्त करके 1952 में जब पहली आम चुनाव हुई थी तो यहाँ से जो है हमारे यहाँ लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। तो उसको ध्यान में, चूंकि सांप्रदायिक जो चुनाव है उसे तो समाप्त कर दिया गया है, परंतु क्या किया गया है कि हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कैसे की गई है, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को जो है स्वीकार करते हुए उनके लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि आपके आसपास जो नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसमें भी जो है आरक्षण की व्यवस्था होती है। आपने यह कहते सुना होगा कि इस बार तो जो है जनरल सीट आई है, या फिर इस बार तो जो है एससी महिला आई है, या तो एससी सामान्य आया है। तो ये आरक्षण के तहत जो है ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है, जिसके लिए जो है चक्रीय क्रमानुसार जो है आरक्षण की व्यवस्था होती है। भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो वर्तमान में 2020 तक के लिए लागू की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे रखे जाते हैं जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ आरक्षण के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उस क्षेत्र के सभी मतदाता, चाहे वो किसी भी वर्ग के या जाति वर्ग के या संप्रदाय के क्यों ना हो, वो प्रतिनिधि को अपना मतदान करेंगे। परंतु यदि प्रतिनिधि जो है किसी आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो है चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ है, तो जैसे एससी वर्ग है, एससी महिला है, तो उस क्षेत्र से केवल एससी वर्ग की महिला ही चुनाव लड़ सकती है, पुरुष भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये है आरक्षण की व्यवस्था। तीसरा है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। भारत में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ऐच्छिक व गुप्त मतदान। हमारे यहाँ मतदान के लिए जो है गुप्त मतदान की पद्धति अपनाई जाती है, अर्थात आप चुनाव के दौरान किसी भी प्रतिनिधि को अपना मत देते हैं तो उसमें ये जानकारी नहीं होती है कि आपके द्वारा किस प्रतिनिधि को मत दी गई है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों प्रकार की प्रणालियों को अपनाया गया है। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि संस्थाओं के चुनाव के लिए जो है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई गई है, किंतु राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो है क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जिसमें किसी प्रतिनिधि को आप स्वयं मतदान करते हैं,
ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जिसमें आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो है किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान करते हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आप अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। कैसे कि आपने जो विधायक या सांसद चुना हुआ है वे आपके प्रतिनिधि के रूप में वो जो है राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। ये है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। साधारण बहुमत की प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ठीक है। भारत में विभिन्न संस्थाओं हेतु चुनाव हेतु साधारण बहुमत एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों को अपनाया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में साधारण बहुमत प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली अपनाई गई है। इसमें मतदाता जो है प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, मतों की गिनती होती है और जो सर्वाधिक मत प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है वो विजयी घोषित हो जाता है। जिसमें विधानसभा, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और आपके जो है लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं। किंतु राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए चूंकि इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होते हैं, जो मैंने आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बताई हुई है। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो YouTube में जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, आपके लिए मैंने सेंड किया हुआ था। राजनीतिक दलों की संबद्धता, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें प्रत्येक प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि गांव के जो ग्राम पंचायत के जो निर्वाचन होते हैं या जनपद या जिला के चुनाव होते हैं उसमें कोई भी दल जो है कोई भी प्रतिनिधि जो है राजनीतिक दल से जो है सीधा संबंध नहीं होता, अर्थात जो है उनको किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह प्राप्त नहीं होता है। हालांकि सभी प्रतिनिधि जो है किसी न किसी राजनीतिक दल को समर्पित होते हैं, परंतु जो है औपचारिक रूप से जो है उसे किसी दल से संबंध नहीं बताया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं दलीय संबंध कि हमारे यहाँ जो है प्रत्येक प्रतिनिधि किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होता है। भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत स्तर के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो किसी दल से नहीं जुड़े होते हैं। ऐसे प्रत्याशियों को जो है क्या कहते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जाना जाता है। प्रत्याशियों को सुविधा, तो प्रत्याशियों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। भारत में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव हेतु निर्धारित योग्यताएं रखता है किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। उन्हें चुनाव हेतु प्रचार की भी सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है। आप चाहें तो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, परंतु आप एक ही साथ 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। आप विधानसभा और सांसद का भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपके लिए चुनाव प्रचार की भी सुविधा होती है। चुनाव याचिका, निर्वाचन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद कोई मतदाता पराजित प्रत्याशी निर्वाचित प्रत्याशी के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। निर्वाचन के बाद आप देखते हैं कि कई बार जो ऐसी समस्याएं आती है कि प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि भाई ये जीता है, गलत तरीके से जीता है। तो ऐसे समय में जो है वह चुनाव याचिका दायर कर सकता है। निर्वाचन में प्रयुक्त अनियमितताओं या भ्रष्ट तरीकों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचित प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त किया जाता है। और यदि जिस किसी प्रत्याशी ने याचिका लगाई है और उसके द्वारा लगाए गए आरोप यदि न्यायालय में सिद्ध हो जाते हैं कि यह इस व्यक्ति ने जो है अनियमितता या गलत तरीके से जो है चुनाव जीता है, तो न्यायालय जो है उसके जो है क्या करते हैं, निर्वाचित प्रत्याशी को जो है विजय को जो है निरस्त घोषित कर सकता है और उसे भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकता है। 11वां है संयुक्त निर्वाचन। भारत में जो निर्वाचन होता है वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले समस्त मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना भाई, कि हमारे यहाँ एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है और जो उस क्षेत्र से प्रत्याशी विजयी होता है वह संपूर्ण क्षेत्र के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग या जाति का क्यों ना हो, उसे निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी जाति वर्ग के मतदाता के लोग जो है उसे मतदान करते हैं। जैसे कि मैंने सांप्रदायिक वाले में बताया था कि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव बंद हो गया है, परंतु आरक्षण की व्यवस्था है और आरक्षण में यदि कोई प्रत्याशी किसी जाति वर्ग विशेष का है जो आरक्षित है, लेकिन मतदाता सभी वर्ग के उसे मतदान करेंगे।
तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सभी जाति धर्म वर्ग के लोग जो है उसे मतदान करते हैं। निर्वाचन आयोग, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोग है जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन कार्य करता है। मैंने बताया था कि पहले जो है ये जो था एक सदस्यीय था, बाद में राजीव गांधी जी के द्वारा जो है 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बाद जो है इसे त्रिसदस्यीय या बहुसदस्यीय कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग के सदस्यों को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही शक्तियां प्राप्त होती है, वेतन भत्ते भी उसी के अनुसार मिलते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो है राज्य या केंद्र सरकार चुनाव के दौरान जो है उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करके देता है। पूरे निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और सारे कर्मचारी जो है उनके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप के संपादित कर सके। ठीक है बच्चों, ये थे भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आएगा भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। ये सारी वही चीजें हैं जो आपके आसपास जो है चुनाव के दौरान घटित होती है। यदि आप उनको बारीकी से देखें या समझे हैं तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पॉइंट्स याद करेंगे तो आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करते बन जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।